नमस्ते चिल्ड्रन। हम कल जो आपके 9th क्लास की अनोखा उपाय कहानी जो पढ़ रहे थे उसका कंटिन्यू आज फिर से देखिए। पेज नंबर 129। हो सकता है आपकी बुक से पेज नंबर में कुछ अंतर भी आ सकता है, पर 129 में आप सेकंड पैराग्राफ, कल तक हमने पढ़ा था कि किस प्रकार हरित नगर के राजा कुमार वर्मा परेशान थे। अपनी परेशानी का कारण उन्होंने सभी भंडार से अन्न देने का काम किया, जितना हो सके उन्होंने कहा, लेकिन ये ऐसा कहा तो होगा, इसीलिए उन्होंने कुछ हाजिर जवार बुद्धिमान लोग और विद्वानों को बुलाकर उनसे राय ली। तो उन्होंने क्या कहा कि आप किसी अपने पड़ोसी राज्य से, जिसके राज्य में सब कुछ हरा भरा है, उससे आप भेंट करिए यानी मिलिए और उस कारण को जानिए। क्या कारण है जो हम लोग इतना सब कुछ करने के बावजूद भी हमारी जनता को ये परेशानी उठानी पड़ रही है। अब देखिए, उस राजा ने, अब वो राजा के पास जाने के लिए नियम के अनुसार किसी राजा के पास जाना हो तो उससे मुलाकात करना हो तो उसके लिए भेंट स्वरूप कुछ ले जाना चाहिए, और उसी का उसने पालन किया और अपनी समस्या को उनके सामने रखा कि क्या कारण है हमारे इस राज्य के अंदर इस प्रकार से प्रजा को त्रस्त हो रहा है, दुखी हो रही है, और आपका राज्य हरा भरा है, तो आप इसका कारण बताइए। अब देखिए, महाराज ने उसका स्वागत किया और महाराज सत्यसेन ने अपने संदेश में लिखा, आप और हम पड़ोसी राजा है, किसी भी समस्या में एक दूसरे के साथ बटाना हमारा कर्तव्य। एक राजा के प्रति क्या कर्तव्य होता है, यहाँ पर हमने समझा। पत्र को मिलते ही उसने उसको संदेश दिया कि मेरा भी कर्तव्य आपके प्रति है कि आपको हाथ बटाना अर्थ मुहावरा है, यानी आपके मुसीबत में मुझे सहयोग करना चाहिए। ये एक अच्छे व्यक्ति का, अच्छे राजा का कर्तव्य है और मैं भी वो करना चाहता हूँ। हमारे राज्य में आपका हार्दिक स्वागत है, आप हमारे आदरणीय अतिथि है। हार्दिक का अर्थ है आपका मैं स्वागत करता हूँ मन से, यानी किसी प्रकार की आप शंका मत रखिए, और आप मेरे लिए पूजनीय हो। अतिथि का अर्थ है मेहमान। अतिथि के रूप में आपका सत्कार करने का सौभाग्य हमें मिल रहा है। आज मैं बहुत भाग्यवान हूँ, जिसके लिए मुझे आपकी सेवा करने का मुझे मौका मिला है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि एक राजा का कर्तव्य होता है दूसरे राजा के प्रति मदद करना, और ये मौका मुझे मिल रहा है, इसलिए मैं आपका दिल से आभार मानता हूँ। आप यानी बेझिझक आप मेरे पास आइए और अपनी व्यथा को बताइए। इस प्रत्युत्तर के पढ़ते ही राजा कुमार वर्मा को अपने राज्य की समस्या का हल करने का कुछ हद तक उपाय मिल ही गया। फिर भी राजा स्वयं पड़ोसी राज्य के राज्य से भेंट करना चाहता। इतनी सी बात राजा ने कही कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ सहृदय से। इतना बोलने पर ही राजा को क्या हो गया, शाश्वता मिल गई कि जब राजा ने इतना आश्वासन दिया तो जरूर वो मेरी समस्या का समाधान करेंगे। क्योंकि इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि पैसे से लेन देन
या खिलाने से नहीं, बल्कि दो मीठे वचन ही आदमी को तृप्ति कर देता है। इस राजा ने उसको उत्तर दिया। उसी उत्तर को सुनकर राजा की आधी व्यथा दूर हो गई। विश्वास फिर भी उसने सोचा कि मुझे कहाँ मिलना है, राजा से मिलना है। फिर राजा स्वयं पड़ोसी राज्य के राजा से भेंट करना चाहते थे। देखते देखते वह दिन आ गया। राजा देखते देखते वह दिन आ गया। इस वाक्य में कौन सा शब्द पुनरुक्ति शब्द है? आपको बताया गया था कि जो सेम शब्द दो बार बोला जाता है उसे पुनरुक्ति शब्द कहते हैं। जिससे इसे आप पहचान सकते हो कि इसमें कौन सा शब्द पुनरुक्ति है। देखते देखते राजा कुमार वर्मा का पड़ोसी राज्य में भव्य स्वागत हुआ। जब राजा कुमार वर्मा सत्यसिंह से भेंट करने के लिए वहां आया तो सभी राज्य के लोगों ने उसका भव्य स्वागत किया। भव्य यानी विशाल, बहुत ही अच्छी तरह से स्वागत हुआ। राज्य देखकर राजा आश्चर्यचकित होने लगे। चारों तरफ जलाशय से भरे हुए। राज्य को देखो, जलाशय जहाँ पर जल के कुंडे भरे हुए हैं, तालाब भरे हुए हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसमें पानी न हो। नदियां लबालब थी। लबालब यानी बहुत ऊपर तक बह रही थी, यानी पानी की कहीं पर भी कोई कमी नहीं थी। नहरें बह रही थी। ठंडी हवाएं सनसना रही थी। सन हवा का चलने के समय आप कभी एहसास करिए कि आवाज एक हवा में से आती है और वो आवाज होती है सनसना। खेती खेत हरी भरी हरियाली से लहला रहे थे। हरियाली चारों ओर हरा भरा था। कहीं पर भी सूखा नहीं था, कहीं पर भी अकाल नहीं था। लहला रहे यानी बालियां हरी हरी खेत की झूम रही थी। फूलों के चमन, चमन का पर्यायवाची शब्द है बाग, उद्यान, बगीचा आदि। तो चमन, फूलों के चमन खुशबू से महक रहे थे। खेत में फसल लहला रही थी। बगीचों में फूल खुशबू बांट रहे थे। नदियां अपनी कलकल की आवाज में बह रही थी। यानी चारों ओर बहुत ही सुंदर वातावरण था। ये सब किसने देखा? हमारे हरित नगर के राजा कुमार वर्मा ने, और उसको अति आनंद हुआ। बाग बगीचे फल फूलों से लदे थे। ये सारी चीजें देखकर राजा कुमार वर्मा को बेहद खुशी हुई। बेहद शब्द का अर्थ है बहुत, और व्याकरण की दृष्टि से बेहद शब्द क्या हो सकता? ये है बेहद। हद उसके सामने लगा है बेहद, तो उपसर्ग हुआ। हद का अपोजिट बेहद, और बेहद शब्द में बे उपसर्ग है। इस तरह से व्याकरण की हर एक शब्द को आप समझने की कोशिश करिए, ताकि पूरा व्याकरण आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। बेहद खुशी हुई। महाराज कुमार वर्मा की भेंट महाराज जय सत्यसेन से हुई। अब मुलाकात हुई। अब तक तो उन्होंने बाहर का नजारा देखा, खेत देखे, नदियां देखी, बाग देखा, बगीचा देखा, वहां का वातावरण देखा। अब उनको राजा से भेंट हुई। भेंट का अर्थ मुलाकात। मित्र, आपका राज्य किसी स्वर्ग से कम नहीं है। आते ही भेंट करते उन्होंने किसकी प्रशंसा की? राज्य की। और राज्य की तुलना किससे की उन्होंने? स्वर्ग से। स्वर्ग में भी जो आनंद नहीं रहता है, वो आनंद आपके
इस राज्य में मुझे दिख रहा है। यानी आपका राज्य स्वर्ग से भी कुछ कम नहीं है। मुझे लगता है कि जिन शासन नियमों को मैं नहीं जानता उसका आप पूरा पूरा पालन कर रहे हो, इसीलिए आपकी प्रजा सुखी है। मैं भी अपनी प्रजा को सुखी देखना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे सुशासन का हितोपदेश दीजिए। अब देखिए, संक्षिप्त में अपने विचार रखे उन्होंने। जैसा आपका राज्य किसी प्रकार की कोई कमी न होते हुए प्रजा, खेत, नदियां चारों ओर आनंद ही आनंद बिखार रही है, तो आप मुझे भी इस बात की बहुत खुशी हो रही है। और राजा कुमार में बेहद खुशी, ठंडी हवा सनसना रही है, फूलों के चमन जलाशय से क्या महक रहे, बाग बगीचे फल फूलों से लदे। ये सारी चीजें देखकर मुझे बहुत खुशी हो गई, क्योंकि इन सब की चीजों की मेरे यहाँ पर क्या हो गई है, कमी है। और इनकी कमी होने से मेरी जनता, मेरी प्रजा दुखी है, और उनके दुखों को देखकर मैं सुख से नहीं रह सकता। संक्षिप्त में अपने विचार, अपने समस्या को उन्होंने उस राजा सत्यस्य के सामने रख दिया। महाराज कुमार वर्मा की भेंट महाराज सत्यस्य से हुई। मित्र, आपके राज्य में आपका आपने कौन से नियमों का पालन किया है? क्या कर रहे हो? आपकी प्रजा सुखी है। अपनी प्रजा को मैं भी सुखी देखना चाहता हूं, इसीलिए आप मुझे सुशासन का हितोपदेश दीजिए। सुशासन व्याकरण की दृष्टि से सु इसमें उपसर्ग है। सुशासन का अपोजिट है कुशासन। मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी हो गई कि मैं अपने राज्य को सुशासन नहीं बना सका? तो आप मुझे हितोपदेश दीजिए। हितोपदेश शब्द संधि शब्द है। हित प्लस उपदेश। हित का अर्थ है भलाई। आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए ताकि मेरी कोई भलाई हो जाए, और मेरी भलाई जनता की भलाई, राज्य की भलाई। इसीलिए आप अपने इस गूढ़ रहस्य को, इस राज को कौन से नियम का पालन कर रहे हो, ये मुझे जरूर बताइए। इस बात को लेकर कुमार वर्मा और सत्यसिंह में बातचीत होने लगी। महाराज सत्यसिंह ने पहले तो हितोपदेश के लिए मना कर दिया। पहले उसने कहा कि मैं किसी को उपदेश नहीं देता हूं, किंतु राजा कुमार वर्मा के अनुरोध पर उन्होंने कहा, नहीं महाराज, मुझे मजबूर मत कीजिए, मैं दोषी हूं। क्या बताया उन्होंने? हितोपदेश वही दे सकता है जो निर्दोष हो। मैं तो दोषी हूं, और दोषी को कोई हक नहीं होता है किसी को उपदेश दे। एक चोर चोर को दूसरे को क्या उपदेश देगा? यानी ये न्याय की नीति है। मैं पहले अपने गलतियों को न सुधारूं और दूसरों की गलतियों को सुधारने के लिए कहूं, ये उचित नहीं होता है। इसीलिए सत्यसिंह ने कहा कि मुझे मजबूर मत कीजिए, क्योंकि मैं आपको हितोपदेश दे नहीं सकता, क्योंकि मैं दोषी हूं, और जो दोषी होता है उसे हितोपदेश करने का कोई अधिकार नहीं होता है। हितोपदेश वही करता है जिसके अंदर कोई गलती न हो। मेरे स्वयं के अंदर गलतियां हैं, तो मैं आपको क्या बताऊं? इसलिए आप मुझे मजबूर मत करिए। मैं आपको एक घटना सुनाता हूं, एक स्टोरी मेरे साथ जो बीती हुई घटना। घटना उसे कहते हैं जो बीत चुकी है, तो वो सुनिए। मैं एक बार अपने अंगरक्षक के साथ इसी तरह उपवन में चर्चा कर रहा था। अंगरक्षक यानी जिसका बॉडीगार्ड बोलते हैं आपकी भाषा में, जो हमेशा राजा के साथ पीछे चलता है, उनकी रक्षा करता है। तो मैं अपने अंगरक्षक के साथ इसी उपवन का पर्यायवाची शब्द बाग, बगीचा, चमन
उद्यान, उपवन आदि। तो मैं इसी उपवन में चर्चा कर रहा था, तभी मुझे राजमाता के पास जरूरी बात करने के लिए जाना पड़ा। उतने में मैं अपने अंगरक्षक से बात कर रहा था। राजमाता किसे कहेंगे? जो राजा की माता होती है, जो राजा की माता होती है वो राजमाता कहलाती है। तो मुझे वहां से संदेशा आया, राजमाता के पास जाना था मुझे, जरूरी काम था, और मैं वहां गया। मैंने अंगरक्षक को अपने लौटने तक वहीं खड़े रहने का आदेश दिया। देखो मैंने क्या किया, मैं आता हूं, जब तक तुम क्या करो यही खड़े रहो। अब क्या होता है देखिए। राजमाता से बात करते करते रात हो गई। वहीं पर मैंने भोजन किया और सो गया। अब मैं भूल चुका था कि मैंने किसी को आदेश दिया कि मेरे आने तक तुम वहीं खड़े रहना। मैंने तो भोजन कर लिया, नींद आ गई, सो गया। पर वो अंगरक्षक वहीं पर खड़ा रहा, क्योंकि उसको जब तक आदेश नहीं मिलेगा तब तक वो वहां से हटेगा नहीं। इसमें गलती मेरी थी या उसकी? कितनी बड़ी भूल मैंने की, मैं उसका दोषी हूं। अगले दिन सुबह उठकर देखा तो खूब बारिश हो रही थी। सेवकों ने बताया कि देर रात से बारिश हो रही है। जब मैंने अब देखा, अरे, जब उठा नींद से तो घमासान वर्षा हो रही थी। सेवकों ने बताया ये आधी रात से चालू है पानी। तब उन्हें ध्यान आया कि अरे, मैंने अंगरक्षक को वहीं खड़े रहने के लिए कहा, मैं आऊंगा तब तुम्हें वहां से लाए। तो क्या वो वही खड़ा है? जब मैंने उपवन लौट कर देखा तो अंगरक्षक भी उसी स्थान पर भीगते हुए खड़े हैं। मैं बातचीत में इतना निमग्न हो गया कि अंगरक्षक को जाने के लिए भी नहीं कर सका। यह मेरी भूल थी। कितनी बड़ी भूल मैं तो खाया पिया आराम से सोया, लेकिन वो तो न खाया न पिया और बारिश के अंदर भीगता वहीं पर खड़ा रहा। अतः ऐसी भूल करने वाले राजा को हितोपदेश देने का कोई अधिकार नहीं। इसलिए आप मुझे क्षमा करिए, मैं आपको अच्छा उपदेश देने के लायक नहीं हूं, क्योंकि मैंने इतनी बड़ी गलती की। इससे बड़ी और क्या गलती हो सकती है? यानी राजा ने स्वयं अपनी गलती को मान लिया, और मानकर उसने क्या कहा कि मुझे अब किसी को भी उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जब तक स्वयं में कुछ गुण न हो और गलती हमने की तो हमें दूसरों को कुछ बोलने का अधिकार नहीं होता है। तो इसीलिए तुम मुझे क्षमा करो, मैं तुमको कोई हितोपदेश दे नहीं सकता। राजा कुमार वर्मा ने महाराज सत्यस्य की इस घटना को पूरे ध्यान से सुना। उसे लगा कि राजमाता ही उन्हें हितोपदेश दे सकती है। उन्होंने राजमाता के दर्शन किए और अपनी इच्छा बताई। उनको लगा कि मुझे कहाँ पर जाना है? राजमाता के पास, क्योंकि वही योग्य है हितोपदेश देने की, मुझे राय देने की, मुझे इस समस्या से उबारने वाली वो राजमाता होंगी। इसीलिए अब वो कहाँ गया? कुमार वर्मा राजमाता के पास गया। पुत्र, सच कहूं तो मैं भी दोषी हूँ। पुत्र जब राजमाता के पास गया तो उसने कहा, बेटा मैं भी दोषी हूँ, सच कहूं तो मैं भी दोषी हूँ। एक बार मेरे पुत्र ने अपनी पत्नी के लिए सुंदर जेवर बनवाया। अब देखो मेरी कहानी, मेरे विचार कितने बदल गए थे। मेरे बेटे ने अपनी पत्नी के लिए जेवर यानी गहने, गहने यानी आभूषण, आभूषण यानी अलंकार, इसके पर्यायवाची शब्दों को ध्यान में रखना। पर मेरे मन में जेवर के प्रति लालच पैदा हो गया। यदि मैं अपने पुत्र या बहू से जेवर मांगती तो वे कभी मना नहीं करते, लेकिन एक राजमाता को जेवरों के प्रति आकर्षक होना दोष है। मैं राजमाता हूँ, मुझे किस चीज की ओर आकर्षित नहीं होना चाहिए।
सबसे पहला दोष तो मेरा ये है, बेटे ने अपनी पत्नी के लिए बनाया, उसके प्रति आकर्षित होना, ये सबसे पहला मेरा दोष है। किंतु दूसरों की वस्तु के प्रति लालच रखना भी गलत है, और वो कितना भी हो, वो बेटे बहू का है, वो मेरा तो था नहीं। तो ये और एक दोष मैंने कर लिया, लालच की, तो ये भी मेरा दोष हुआ। ऐसी भूल करने वाली मैं हितोपदेश करने के योग्य नहीं समझती हूँ। मैं ऐसी भूल करने वाली हूँ, इसीलिए मैं अपने आप को आपको उपदेश देने के लायक नहीं समझती, क्योंकि जब तक मेरे अंदर ही अवगुण है, मुझे मेरे अंदर ही बहुत सारी कमियां हैं, तो मैं तुमको हितोपदेश देने के लायक अपने आप को नहीं समझती हूँ। इसीलिए बेटा मैं तुमको हितोपदेश नहीं दे सकती। राजा कुमार वर्मा आश्चर्य में पड़ गया। बाद में राजगुरु से भेंट की, उनसे उपदेश के लिए निवेदन किया। अब राजा के पास गया, राजमाता के पास गया, अब क्या करे, किसके पास जाए? तो राजगुरु के पास जाए और निवेदन किया। तब राजगुरु ने कहा, महाराज मुझे क्षमा कीजिए, मैं इसके योग्य नहीं हूं। क्या कहा उसने? उसने भी कहा कि मैं इसके योग्य नहीं हूं। एक बार उसने भी अपनी कहानी बताई। एक बार सुदूर देश से एक पंडित आया था, राज दर्शन करना चाहा। सुदूर देश से एक पंडित आया, यानी बहुत दूर से एक पंडित आया और उसने राज दर्शन करना चाहा। राज दर्शन यानी राजा के दर्शन। उसके पांडित्य की जांच करने का समय न होने के कारण मैंने राजा को यह कह दिया कि वह बड़ा पंडित है। अब मुझे मालूम नहीं वो कैसा पंडित है, और उसकी मैंने जांच भी नहीं की, और सीधा राजा को कह दिया कि वो बड़ा पंडित है। राजा मुझ पर बहुत विश्वास करते थे, लेकिन मैंने उनके साथ क्या किया? विश्वासघात। मैंने झूठ बोला, मैंने उसको देखा नहीं, उसे परखा नहीं, उसकी परीक्षा ली नहीं, और सीधा राजा को कह दिया कि ये बहुत ही समझदार पंडित है। राजा मुझ पर असीम विश्वास, असीम का अर्थ बहुत। मैं जो बोला वो राजा बिल्कुल मान गए। उन्होंने पंडित को ढेर सारा इनाम दिया। आगे चलकर मुझे पता चला कि वह पंडित केवल औसत था, यानी राजा ने उसको सिर्फ मेरी बात पर विश्वास करके बहुत सारा धन दे दिया। पर जब मुझे पता चला कि वह तो कोई पंडित नहीं, बिल्कुल एक मामूली औसत यानी लिमिटेड में वो पंडित था, रियल में वो इतना योग्य पंडित नहीं था। लेकिन मैंने राजा से क्या कहा? झूठ कहा। इसका मुझे क्या हुआ? बहुत पश्चाताप हुआ। अब ये भूल मैंने की और गलत झूठ बोला, तो इसके लिए मेरे आलस के कारण मैं राजा को उचित सलाह न दे सका। ऐसी भूल करने वाला मैं हितोपदेश के योग्य नहीं समझता। यानी देखो, इस राज्य के अंदर सभी लोग अपनी अपनी गलती को क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। आपने मुझे बहुत बड़ा महान समझा, लेकिन बताइए मेरे अंदर ये कमी थी। मैंने उस राजा ने बेचारे अपने होश आवास में खाए पिए सोए आराम करे, लेकिन उस अंगरक्षक का उसको ध्यान नहीं रहा, फिर वो राजा कहलाने के योग्य नहीं है। यानी उनको किसी ने नहीं कहा, वो अपनी गलती का एहसास खुद ही समझ गए। उसके बाद राजमाता के पास गया, राजमाता ने भी अपनी भूल स्वीकार कर ली और कहा कि वह पति के बेटे के द्वारा बनाए गए बहू के जेवर के ऊपर उसके मन में आकांक्षा जागी और वह उसे लेना चाहती थी। हालांकि उसके पास कोई कमी नहीं थी, लेकिन बेटे के द्वारा बनाए गए जेवर के ऊपर ही उसका लालच बढ़ गया। और जब उसे गलती का एहसास हुआ तो वो अपने आप को अयोग्य समझने लगी कि मुझे ये ऐसा सब कुछ करना नहीं चाहिए। लेकिन ये कहते हैं कि जो सवेरे का भूला
शाम को अपने घर आ जाए तो उसकी भूल माफ कर दी जाती है। और जो व्यक्ति, जो बालक अपनी गलती को मान लेता है, जो राजा, जो प्रजा अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है, वो दंड का भागीदार नहीं होता है। लेकिन उनके अंदर कितनी हीनता आ गई कि मैं इस योग्य नहीं हूं, क्योंकि मैंने ऐसी गलतियां की, तो मैं दूसरों को क्या उपदेश दूं, हितोपदेश क्या दूं। इस तरह से राजमाता भी, राजा भी, और पीछे राजगुरु ने भी अपनी गलती को बताया। वो आया तो मैंने उसे इसे भूल करने में हितोपदेश में योग्य नहीं समझता। राजा कुमार वर्मा बड़ी सोच में पड़ गए। वो सोच रहे हैं कि सभी लोग अपनी अपनी गलती को मान रहे, तो ये लोग क्षमा के पात्र है। लेकिन इन लोगों ने अपने अपराध को स्वीकार करने के बाद खुद को ऐसा योग्य नहीं समझ रहे। ये कितनी महानता है। इन 3 घटनाओं में से उसे यह सीख मिली कि हम छोटी सी भूल भी हमें नहीं करनी चाहिए। हम कितनी बार कभी कभी झूठ बोल देते हैं, कभी किसी की चीज को छुपा देते हैं, कभी मेरी है बोलकर बता देते हैं, और कभी गलती कर कर भी गलती को मानने को तैयार नहीं होते हैं। तो ऐसी भूल, ये छोटी सी भूल भी नहीं करनी चाहिए। यदि हमसे कोई भूल हो तो उसे सुधार मिले। भूल होती है, हम इंसान हैं, भगवान से भी भूल होती है, राजा से भी भूल होती है, और भिखारी से भी भूल होती है। लेकिन जो अपनी भूल को मान लेता है वह क्षमा का पात्र बन जाता है। तो पहले तो हमें ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए जो गलती हो। बड़ी सावधानी के साथ हमें अपना काम करना चाहिए जिसमें हमको गलती न हो और फिर गलती का एहसास भी न हो। और अगर कोई टाइम कभी हो भी सकती है गलती, लेकिन गलती करके गलती को स्वीकार करना सबसे बड़ा धर्म है। ये बात का आपको हमें हमेशा याद रखना है। और यहाँ पर छोटी सी भूल भी नहीं करनी चाहिए। यदि हमसे कोई भूल हो उसे तुरंत सुधार लेना चाहिए। आप लोग देखते हो आजकल, लेकिन आज का माहौल जरा बेधड़का है। लोग क्या कहते हैं, पत्थर फेंकते और फिर बोलते सॉरी, गाली देते और फिर बोलते सॉरी। ये भूल नहीं है, ये हमारी लापरवाही है, उदंडता है। आपने कहा मैंने सॉरी बोल दिया, हो गया मेरा काम खत्म। तो व्यक्ति को एक ही बार में अपनी गलती को समझ लेना और उसको भविष्य में कभी नहीं करने का प्रण लेना, वही व्यक्ति क्षमा का पार्थी होता है। बार बार गलती करते रहेंगे और माफी मांगते रहेंगे तो आपका इसमें कोई जरूरत नहीं होगा। कहते हैं ना कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, अब चौथी बार भी करे तो उसको कोई भी माफ नहीं कर सकता है। गलती 1 बार माफ की जाती है, दूसरी बार, तीसरी बार, लेकिन बार बार गलती करके अगर आप, ये अपना अंग्रेजी लोगों की बातों को हमने अपना लिया, पत्थर फेंका और सॉरी कह दिया, गाली दी और सॉरी कह दिया, तो क्या ये उचित है? नहीं। गलती को एक ही बार में समझ लेना तो वह व्यक्ति क्षमा का प्रार्थी होता है। पहली बात तो हमारे जीवन को खुशहाल बनाने के लिए कोई भूल होती होती है। जीवन के अंदर भूल होती है, ऐसा कोई नहीं है कि भूल नहीं होती है, लेकिन भूल को सुधार लेना। जो भूल को सुधार लेता है वही क्षमा का योग्य होता है, उसे भगवान भी क्षमा करता है। लेकिन बार बार गलती करते रहो और आप क्षमा मांगते रहो, ऐसे व्यक्ति को भगवान भी कभी क्षमा नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर उस कुमार वर्मा को यह पता चल गया
कि जीवन में हमें कभी कोई गलती भूल करनी नहीं चाहिए, और अगर कभी हो भी जाए भूल तो हमें उसे क्या कर लेना चाहिए, सुधार लेना चाहिए। राजा ने इस सीख का पालन किया, कुछ ही दिनों में उसका राज्य खुशहाल बन गया। बस यहाँ आकर उसको अपने राज्य में खुशहाली तो नहीं मिली, पर मिल गई। क्यों मिली? क्योंकि अब से उसने ये प्रण कर लिया कि मैं कोई भी गलती न करूंगा, और कर लूंगा तो उसका सुधार कर लूंगा। इस सीख का, इस ज्ञान का उसने पालन किया। और देखिए, जहां पर राजा, यथा राजा तथा प्रजा बोलते ऐसे, राजा जैसा रहेगा वैसी प्रजा भी होगी। कहानी आपने कभी सुनी होगी, अंधेर नगरी चौपट राजा। राजा के अंदर ही कुछ भी गुण नहीं था तो वहां पर सब गोलमाल ही होता था। उसका राज्य कभी खुशहाल नहीं बना और कभी सुखी नहीं रहा। तो सबसे पहले हमें किसको न्यायपूर्ण से, किसको सच बोलना चाहिए, किसको नीतिपूर्ण रहना चाहिए? राजा को। जब राजा ही ऐसा है तो प्रजा अपने आप क्या हो जाएंगी, उसकी वैसी होगी। इसीलिए इस कहानी से खुशहाल, खुशहाल यानी चारों ओर राज्य में कोई प्रकार की समस्या नहीं बनी रही, और सभी लोग बड़े ही आनंद से रहने लगे। इस प्रकार से ये, इस उपाय के कारण से राजा ने अनोखा उपाय, क्या अनोखा उपाय मिला आपको इसमें, कि हमें अपनी गलती या तो करना नहीं चाहिए, और अगर कर भी लिए तो उसको स्वीकार करके भविष्य में न करने की प्रयत्न करना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से आपका ये पाठ्यक्रम भी पूर्ण हुआ, और अब आपको ये कहानी से कुछ क्वेश्चन आंसर जो यहाँ पर दिए गए हैं वो क्वेश्चन आंसर करना है। हो सके तो कभी कल मैं आपको इन क्वेश्चनों के आंसर को भी डिक्टेट करूंगी, तो शायद आप सुनकर विदाउट बुक क्या आप उन आंसरों को लिख सकोगे। तो इस तरह से आपका 9th क्लास का पाठ्यक्रम संपूर्ण हुआ, और कल आने वाले पीरियड में हम लोग इनके क्वेश्चन और इसके आंसर को मैं डिक्टेट करूंगी। आप ध्यान से सुनेंगे, और सुनने के बाद आप उसको लिखेंगे। अभी और कोई भी आपको अगर समस्या हो, कोई शब्द समझ में ना आया हो, तो आप नोट करके अपने बुक में रखिए, ताकि हमारे प्रत्यक्ष आने पर उस शब्दों का मैं समाधान करूंगी। क्योंकि यहाँ तो हमें खाली मैं आपको भिजा रही हूँ, तो आप उन चीज़ों को अपने नोटबुक में नोट करिए, और आने वाले पीरियड में, प्रत्यक्ष जो पीरियड होगा हमारा, उस समय आप अपनी इस समस्या का समाधान अच्छी तरह से कर लेना। कल आने वाले इस पीरियड में मैं इसमें 5 जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगी, और आप ध्यान से सुनेंगे, और फिर बिना देखे पढ़ाए गए माध्यम से ही आप उस अंश को अपने नोटबुक में लिखेंगे। इसी की तरह से आपका ये क्लास समाप्त हुआ। आने वाले पीरियड की लिए करिए।